स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल ना छोड़ने का कारण। अगर रहस्यमय आदमी यहाँ था तो उसके लिए कुछ ना करना कोई मायने नहीं रखता था। आदर्श का मानना है कि उसके दिमाग में कोई योजना होगी। क्या योजना है? हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। क्या तुम सच में सोचते हो कि हम में से कुछ लोग गीजा के महान पिरामिड को रोक सकते हैं? क्या तुम अब सपना देख रहे हो? मैं भी हीरो बनना चाहता हूँ, लेकिन यह एक रथ को रोकने की कोशिश करने वाले मंटिस की तरह है। आहन ने विरोध किया। आहन की बड़बड़ाहट के बावजूद आदर्श ने अपना धैर्य नहीं खोया। उसने आहन की ओर देखा और कहा, आहन, शांत हो जाओ। शांत हो जाओ? तुमने खुद ही कहा हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, ताकि अगर सबसे बुरा भी हो जाए तो हमें पछतावा ना हो। क्या तुम मुझे यह बता रहे हो कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश नहीं की? क्या हमारे पास वाकई में जो होने वाला है उसे रोकने का कोई मौका है? उत्तर में सेना को इसकी परवाह ही नहीं है। हमें उनका काम क्यों करना चाहिए? क्या तुमने पैगंबर की बात नहीं सुनी? अधिकारियों ने पहले ही हम पर भरोसा करना छोड़ दिया है। अगर हम यहीं रहे तो क्या हम बेवकूफ ही रहेंगे? आहन ने कराहते हुए कहा। आहन, पहले सुनते हैं कि पैगंबर क्या कहते हैं। अगर आपको वाकई लगता है कि वह पागल हो गए हैं तो तुम जा सकते हो, आदर्श ने जवाब दिया। ठीक है, मैं यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि तुम क्या योजना बनाने जा रहे हो। जब तुम पूरी शक्ति के खिलाफ हो तो कुछ भी मायने नहीं रखता। किसी भी तरह मैं उसकी बात सुनने के बाद जा रहा हूँ। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें अपंग बना दूंगा और अपने साथ घसीट कर ले जाऊंगा, आहन ने झल्ला कर कहा। क्या तुम मुझे हरा भी सकते हो? आदर्श ने अपनी भुएं उठाई। कौन परवाह करता है? रहस्यमय आदमी ने देखा कि हर कोई उसकी ओर देख रहा था। वह समझ गया कि वे क्या महसूस कर रहे हैं। यह तथ्य कि उन्होंने अपना दिमाग नहीं खोया या मानसिक रूप से टूट नहीं गए, यह दर्शाता है कि उनकी मानसिकता कितनी दृढ़ है। सबसे पहले यह सच है कि गीजा का महान पिरामिड दिखाई देने वाला है। अब हम इसे रोक नहीं पाएंगे। आपने आदर्श से सुना है, अंडरवर्ल्ड सम्राट मेंढक एक ही स्थान पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। जब तक हर शैतान नगरी डीकन के ठिकाने का पता नहीं लगा लेते और अंडरवर्ल्ड सम्राट मेंढकों को दिखाई देने से रोकने के लिए उन सभी को खत्म नहीं कर देते, तब तक गीजा का महान पिरामिड स्पष्ट रूप से यहाँ ले जाया जाएगा। रहस्यमय आदमी ने उन्हें सूचित किया। रहस्यमय आदमी ने आगे कहा, दूसरा, शैतान नगरी की समग्र शक्ति हमारे वर्तमान लोगों की शक्ति से स्पष्ट रूप से ज्यादा है। आहन बोलने ही वाला था, लेकिन जब उसने आदर्श को अपनी ओर घूरता देखा तो उसने गाली देने की इच्छा को रोक दिया। मैंने जो कुछ भी कहा है वह सच है। कोल्ड प्रिंस ने इसके लिए लंबे समय से तैयारी की है। उसे इस बात की परवाह भी नहीं है कि हम जानते हैं कि वह अब क्या करने की योजना बना रहा है। वह इतना आश्वस्त है, इतना निश्चित कि हम में से कोई भी उसे रोक नहीं सकता। हमें यह स्वीकार करना होगा कि वह एक शैतान है, बिल्कुल सलान की तरह, और दुर्भाग्य से हमारा देश उसकी बलि चढ़ गया, बस इसलिए कि वह साबित कर सके कि वह सलान जितना ही सक्षम है। रहस्यमय आदमी चुप हो गया। कोल्ड प्रिंस ने इस योजना पर काफी समय बिताया था। जब उन्होंने स्क्रेड हॉल ऑफ लिबर्टी से मुख्य घटक हासिल किया तब यह पहले से ही स्पीड में था। वह किसी भी देश में निर्देशांक स्थापित करने और वहां भारी विनाश लाने में सक्षम था, लेकिन उसने चीन को अपना लक्ष्य बनाने पर जोर दिया। यह सब सलान की बदौलत था। क्या हम सीधे मुख्य मुद्दे पर आ सकते हैं? यह सब जानने का क्या मतलब है? आहन ने अधीरता से कहा। कोर्ट प्रिंस किसी भी अन्य रेड कार्डिनल की तरह ही है। उसके अपने विचार है जो दुष्ट विश्वास की ताकत के विचार के इर्द गिर्द घूमते हैं। अगर वह किसी से नफरत करता है तो वह उसे मारने की कोशिश नहीं करेगा। वह उन सभी लोगों को मार देगा जिनकी वह परवाह करता है। इसके बजाय वह बदला लेने के लिए उनकी नफरत, क्रोध और जुनून को प्राप्त करने की कोशिश करेगा। उसे लगता है कि वह उनके दुष्ट विश्वास से सशक्त होगा। नतीजन, अगर कोल्ड प्रिंस के पास सलान से ज्यादा शतरंज के मोहरे हैं, अगर उसके अधीन सलान की तरह दुनिया भर में फैले हुए हैं, तो वह निश्चित रूप से ज्यादा आतंक पैदा करेगा। वह आदमी एक मनोरोगी है और दुर्भाग्य से स्वर्ग ने फिर भी उसे ऐसी उत्कृष्ट प्रतिभाएं दी। रहस्यमय आदमी ने आहन की शिकायत को अनदेखा करते हुए कहा। क्या आदर्श कोई उपयोगी जानकारी जुटाने में कामयाब रहा?
अगर हम इस आपदा को नहीं रोक सकते तो मैं रेड कार्डिनल को हराने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दूंगा। मैं उसे सिखा दूंगा कि अगर वो हमारे देश में मुसीबत खड़ी करना चाहता है तो इसकी उसे क्या कीमत चुकानी होगी। होंग ने गुस्से से कहा। आदर्श ने कहा, कुछ प्रगति हुई है लेकिन मैंने कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं जाना है। आदर्श, क्या तुम इसलिए जाने को तैयार नहीं है क्योंकि तुम कोर्ट प्रिंस को बाहर निकालना चाहते हो? चुटकी ने पूछा जब उसे आदर्श का इरादा समझ में आया। आदर्श ने चौंक कर अपना मुंह खोला। उसे उम्मीद नहीं थी कि चुटकी उसके इरादों को इतनी आसानी से समझ जाएगी। भाई आदर्श, क्या यह सच है? समीर ने पूछा। आदर्श ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद सिर हिलाया। चीफ एक्सट्रेडिटर यहाँ नहीं है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि जिससे हम शैतान नगरी के सभी मेंबरों का पता लगा सके। कोर्ट प्रिंस ने अपने आदमियों को कई ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है ताकि हम उनकी योजना में बाधा ना डाल सके। एक या दो ग्रुप को ले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं उनके भव्य समारोह का वेट करने की सोच रहा हूँ, कोर्ट प्रिंस का पता लगाने के लिए। अरे मुझे पता था कि तुम हर बार कुछ करने पर खुद को खो दोगे। जब हम राष्ट्रीय टीम में शामिल हुए तो हमने पहले ही कहा था कि हम दुनिया भर में यात्रा करते समय केवल मौज मस्ती करेंगे। फिर भी हमने अपने देश के लिए गौरव अर्जित करने के लिए अपना सब कुछ दे दिया है। इस बार आपको केवल कुछ सबूत इकट्ठा करने थे कि शैतान नगरी शामिल था, और भले ही आपने यह पहले ही कर लिया हो, लेकिन यह किसी तरह शैतान नगरी के रेड कार्डिनल की हत्या के प्रयास में बदल जाता है। लानत है, हम जिस शैतान नगरी के रेड कार्डिनल की बात कर रहे हैं वो है 5 महाद्वीपों के मैजिक एसोसिएशन। उसके बारे में कुछ नहीं कर सके और तुम उसकी हत्या करने की सोच रहे हो। आहन फिर से अपना आपा खोने वाला था। अगर रेड कार्डिनल कुछ नहीं कर रहे हैं तो हम उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते। चूंकि कोर्ट प्रिंस इतनी बड़ी साजिश रच रहा है, इसका मतलब यह भी है कि वह खुद को बेनकाब करने जा रहा है। अगर हम उसे खत्म करने का मौका नहीं बुनाते हैं तो वह अपनी प्रतिष्ठा अर्जित करने के बाद पर्दे के पीछे छिप जाएगा। हम उसे फिर कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। यही वजह है कि आदर्श ने कहा, यही कारण है कि आप ऐसा कर रहे हैं, भले ही ये सारी मुश्किलें आपके खिलाफ हो। आप खुद को क्या समझते हैं अजय? आहन ने झल्ला कर कहा। हमारे लोगों को 2 रेड कार्डिनल्स ने थोड़े समय में ही कुचल दिया और उनका नरसंहार किया। शहरों को नष्ट करने और हमारे देश पर भारी तबाही मचाने के बाद भी वे खुलेआम घूम रहे हैं। वे बिल्कुल भगवान की तरह है। ज़्यादातर लोग उनकी पूजा करेंगे और उनसे सीखेंगे। क्या हम उन्हीं अपनी गर्मियों को नष्ट करने देंगे? होंग ने कहा। क्या गरिमा जीवित रहने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अगर प्राचीन राजधानी की आपदा के दौरान भीतरी शहर में छिपे लोगों की सोच भी आपकी तरह ही होती तो वे शहर से बाहर निकल जाते और अपनी गरिमा की खातिर ज़ॉम्बी से लड़ते हुए मर जाते। कोई भी जीवित नहीं बचता। चुटकी ने आदर्श की बाजू खींची और धीरे से कहा, आदर्श, हमने पहले ही अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर लिया है। चलो बस चलते हैं। हमें कोर्ट प्रिंस को क्यों मारना है? अगर तुम चले गए तो तुम भी नहीं बचोगे। आदर्श ने अपना सिर हिलाया और असहायता से कहा, मैं ऐसा नहीं दिखाना चाहता कि मैं हीरो हूँ, लेकिन ऐसे समय होते हैं जब हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती। मैं इस टाइम कोर्ट प्रिंस का सबसे करीबी व्यक्ति हूँ। अगर मैं अभी हार मान लूँ तो क्या यह मुझे दूसरे सलान का साथी नहीं बना देगा? क्या आप उस कीड़े और छन ड्रैगन के बारे में भूल गई है जो उसमें बदल गया था? हम इसे ख़त्म करने के लिए समुद्र में उसका पीछा कर रहे थे। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम जानते थे कि अगर हमने इसे जीवित रहने दिया तो इसके भयानक परिणाम होंगे। हर जीवन को जो इसने लिया वो हमारे दिलों में अपराध बोध के संकेत के रूप में समाप्त होगा। मैं पहले से ही एक हृदयहीन व्यक्ति बनने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह मैं शायद ज़्यादा आरामदेह जीवन जी पाऊंगा और मुझे अपने दिल में जमा हो रहे अपराध बोध से परेशानी नहीं होगी। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर समारोह के बाद कोर्ट प्रिंस अभी भी जीवित है तो सोचिए कि उसके पीछे चलने वाले लोग क्या अपराध करेंगे। अगर पीड़ित सिर्फ अजनबी है तो भी मैं अपने दिल की गहराई में अपराध बोध को दबा सकता हूँ। लेकिन क्या होगा अगर वे किसी ऐसे व्यक्ति को चोट पहुंचाए जिसकी मुझे परवाह है, जैसे कि तुम? मुझे कैसा लगेगा? क्या मैं तुम्हारी बेजान शरीर को गले लगाऊंगा और यह जानते हुए फूट फूट कर रोऊंगा कि मैं तुम्हारी मुस्कान फिर कभी नहीं देख पाऊंगा और धीरे धीरे इसे भूल जाऊंगा? या मैं गुस्से में दुनिया भर में तब तक घूमूंगा जब तक कि मैं कोर्ट प्रिंस को ना पालूं और उसे टुकड़े टुकड़े ना कर दूं?
चुटकी ने आदर्श की गहरी आंखों में देखा। उसे जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं मिल रहे थे। शैतान नगरी हमेशा हमारे आसपास रहा है। एक दिन वे हमारे आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे। मैं आप सभी की रक्षा कर सकता हूँ, लेकिन मैं हर समय आपके साथ नहीं रह सकता। ना ही मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि हर समय शैतान नगरी क्या कर रहा है यह जान सकूं। अमृत शहर की आपदा, प्राचीन राजधानी की आपदा और यहाँ उत्तरी घाटी में वर्तमान स्थिति। मेरे आसपास के लोग और मैं दोनों ही मौत के बेहद करीब है। भले ही मैं आप सभी को अपने साथ बांध लूं, जब ऐसी आपदा आती है तो मैं अभी भी छोटा और असहाय हूँ, आदर्श ने कहा। आदर्श को सुनकर हर किसी का दिल तेजी से धड़क रहा था। यही कारण है कि मैं खुद को बस मुड़कर चले जाने के लिए मना नहीं सकता। आदर्श ने हल्की मुस्कान के साथ चुटकी के सिर को सहलाया। चुटकी ने अपना सिर उठाया और आदर्श के जख्मी चेहरे पर मुस्कान देखी। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। बेवकूफ, तुम में से हर कोई बेवकूफ है। तुम अपने विचारों के बारे में बात करते रहते हो जिसका मैं खंडन नहीं कर सकता। पिताजी ने ऐसा कहा, मेरी बहन ने ऐसा कहा, और अब तुम भी। चुटकी की असाधारण बुद्धिमत्ता के बावजूद वह अभी भी आदर्श के शब्दों का मुकाबला नहीं कर सकती थी। उसने आदर्श को कसकर गले लगाया और पूरी तरह से अपना शांत स्वभाव खो दिया। वह अभी भी एक छोटी लड़की थी। आदर्श मुस्कुराया। शायद यही वजह थी कि उसके मन में हमेशा शांति रहती थी। अभी भी ऐसे लोग थे, शायद वह भी उन्हीं लोगों की वजह से ऐसा कर रहा था। भाई आदर्श, मुख्य सैन्य प्रशिक्षक को आप पर बेहद गर्व होगा अगर उन्होंने सुना जो आपने अभी कहा। समीर बेहद प्रभावित हुआ। आदर्श ने कहा, तो फिर हमें उन्हें दोष देना चाहिए कि उन्होंने हमें कायर बनना नहीं सिखाया, रहस्यमय आदमी ने कहा। आदर्श, अगर तुम कोर्ट प्रिंस को मारने पर जोर देते हैं तो हमें अलग होना पड़ेगा, आदर्श ने जवाब दिया। हमें आपकी योजना सुननी थी, लेकिन किसी तरह मैं चर्चा का विषय बन गया। उम्र बढ़ने के साथ साथ वह और भी भावुक होने लगा था। अगर वह पहले जैसा होता तो वह इतनी बातों की करने की जहमत नहीं उठाता। वह इसे सिर्फ एक वाक्य में सरल कर देता। अगर वह कमीना गोल्ड प्रिंस हमसे उलझने की हिम्मत करता है तो हम उसे बर्बाद कर देंगे। जनरल बीनू, आप नॉर्थ गार्ड किले के उत्तराधिकारी है ना? रहस्यमय आदमी ने पूछा। हाँ, जनरल बीनू ने कहा। रहस्यमय आदमी ने कहा, उत्तरी घाटी में एक प्राचीन डिफेंस तंत्र है। यह बेहद बड़े क्षेत्र को कवर करता है। यह खाली करने वाले लोगों को कुछ समय खरीदने के लिए काफी हो सकता है। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द शैतान नगरी। रहस्यमय आदमी ने जनरल बिनू की ओर देखा। जिसने देखा कि हर कोई उसकी ओर देख रहा था, उसने एक पल के बाद जवाब दिया, क्या आप महान दीवार की बात कर रहे हैं? हाँ, शक्तिशाली बेजियांग गुज्जार जानवर अतीत में उत्तरी घाटी में सबसे बड़ा खतरा थे। यहाँ के लोग लगातार उनके साथ युद्ध में थे। प्राचीन डिफेंस बिल उस अवधि के दौरान बनाया गया था। तब से बेहद समय बीत चुका है, इतना समय कि लोग इसे भूल गए हैं, रहस्यमय आदमी ने कहा। प्राचीन दीवार की सुरक्षा वास्तव में उत्कृष्ट है, लेकिन मुझे डर है कि यह अभी भी गीजा के महान पिरामिड के ज़ॉम्बीज को रोकने के लिए काफी नहीं है ना? कमांडर होंग ने कहा। जनरल बीनू ने भी जब कुछ महसूस किया तो उन्होंने जोर देकर कहा, यह सच है कि नॉर्थ गार्ड किले की प्राचीन दीवार गीजा के महान पिरामिड को रोकने के लिए काफी नहीं है, लेकिन अगर हम उत्तरी घाटी के अन्य किलों के साथ मिलकर काम करें और सही जगह पर अवरोध स्थापित करें तो गीजा के महान पिरामिड के ज़ॉम्बीज भी हमारी भूमि पर एक पैर भी नहीं रख पाएंगे। यह सही है, रहस्यमय आदमी ने कहा। यह हमारे पूर्वजों द्वारा बनाया गया सबसे मजबूत बचाव है। हमारी पहली प्राथमिकता उत्तरी घाटी में सभी को निकालना है। एक बार जब हम बचाव को एक्टिवेट कर देंगे तो हम हताहतों की संख्या को कम से कम कर पाएंगे। रहस्यमय आदमी की बातें सुनकर स्मारक हॉल में उपस्थित लोगों की आंखें आशा से चमक उठी। यदि वे प्राचीन दीवार की सुरक्षा को एक्टिवेट कर सके तो वे गीजा के महान पिरामिड की सेनाओं को रोकने में सक्षम हो सकते हैं। यही सही है, उनसे सीधे लड़ने का सवाल ही नहीं उठता। उत्तरी घाटी की सेना भी उनसे नहीं लड़ पाएंगी, लेकिन अगर हम उन्हें आगे बढ़ने से रोक सके और लोगों को खाली करने के लिए पर्याप्त समय दे सके तो हमें उन्हें जमीन देने में कोई आपत्ति नहीं होगी। जनरल होंग ने इस निष्कर्ष पर पहुंचते ही अपना सिर पीट लिया। हम डिफेंस को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि हमारे पास जनरल बीनू जैसे महान दीवार के कई उत्तराधिकारी बचे हैं। चिंता मत करो, अगर मैं योजना लेकर आया हूं तो मेरे पास डिफेंस को एक्टिवेट करने का तरीका है।
हालांकि यह प्रक्रिया सरल नहीं है और मुझे यहाँ सभी की हेल्प की आवश्यकता होगी। रहस्यमय आदमी ने प्रस्ताव रखा। कमांडर होंग ने अपनी छाती थपथपाई और कहा, पैगंबर, अगर आपको किसी मदद की जरूरत हो तो मुझे बताइए। मैं नॉर्थ वैली की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हूँ। जनरल बीनू ने भी दृढ़ निश्चय दिखाया। प्राचीन दीवार के उत्तराधिकारी के रूप में उनके पास ऐसा करने के लिए और भी कारण थे। वास्तव में एक रास्ता है जब तक इच्छा शक्ति है। देखो आहन, यह उतना भयानक नहीं है जितना तुम सोचते हो, आदर्श ने कहा। आहन ने अपने होंठ मोड़े और कहा, क्या तुमको सच में लगता है कि यह काफी भयानक नहीं है? हमें यह भी यकीन नहीं है कि हम डिफेंस को एक्टिवेट कर सकते हैं या नहीं। अगर हमने ऐसा किया भी तो भी हमें नहीं पता कि यह ज़ॉम्बीज को रोक पाएगा या नहीं। यह गारंटी तो दूर की बात है कि लोगों को खाली करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। योजना सैद्धांतिक रूप से काम कर सकती है, लेकिन इसे अप्लाई करना बेहद मुश्किल है। हमें यह भी नहीं पता कि किस तरह की दुर्घटनाएं हो सकती है, लेकिन हमें अभी भी कोशिश करनी होगी, समीर ने जवाब दिया। रहस्यमय आदमी ने घोषणा की, हमें उस सटीक स्थान की जरूरत है जहां गीजा का महान पिरामिड दिखाई देगा, जिसका अर्थ है कि आदर्श ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए शैतान नगरी में घुसपैठ करना जारी रखेगा और अन्य लोग ज़ॉम्बीज की सेना को रोकने के लिए डिफेंस को एक्टिवेट करने के लिए मेरे साथ आएंगे। आशा ने प्रकाश की एक झलक के रूप में कार्य किया, जो एक गहरे अंधकार में फंसे लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अंधेरे में सड़ने की प्रतीक्षा करने के बजाय वे अपनी सारी ऊर्जा प्रकाश की ओर चढ़ने में लगा देंगे, चाहे यात्रा कितनी भी गंदी, कठिन और लंबी क्यों न हो। यह मौन और निराशा में प्रतीक्षा करने से बेहतर था। यदि वे इससे बाहर निकल गए तो वे निश्चित रूप से अधिक ऊंचाई पर पुनर्जन्म लेंगे। यह वैसा ही हुआ जैसा उस रहस्यमय आदमी ने कहा था। आदर्श को बाकी लोगों से अलग होना पड़ा। आदर्श अब शैतान नगरी में घुसपैठ कर चुका था। उसे विश्वास था कि शैतान नगरी द्वारा समारोह शुरू करने के बाद वह गीजा के महान पिरामिड का सटीक स्थान पता लगा लेगा। वह कोर्ट प्रिंस को अपनी पागल योजना को अंजाम देते हुए भी देखेगा। आदर्श उसे मारना चाहता था। उसने अमृत शहर में और मजबूत बनने की कसम खाई थी ताकि आपदा को फिर से होने से रोका जा सके। हालांकि यह सब इतनी जल्दी हुआ और आदर्श वास्तव में कुछ भी नहीं कर सका, लेकिन इस बार आदर्श फिर से पीछे नहीं हटेगा। वह निश्चित रूप से शैतान नगरी के सभी महल को नर्क में भेज देगा, जिसमें कोर्ट प्रिंस भी शामिल, जिसने उसके देश में समस्याएं पैदा करने का साहस किया। आदर्श ने बाकी लोगों को अलविदा कहा और अकेले ही उसी रास्ते पर आगे बढ़ गया, वही रास्ता जिसे मुख्य सैन्य प्रशिक्षक विहान ने चुना था। आहन कहाँ है? आदर्श ने गांव छोड़ने से पहले समीर और चुटकी से पूछा। आहन ने स्मारक हॉल को पहले ही छोड़ दिया था। वह आवश्यक बलिदान देने के लिए अनिच्छुक लग रहा था, ना ही वह आदर्श को अकेले जोखिम उठाने के लिए तैयार था। वह सही था कि योजना केवल सिद्धांत थी, इसके बारे में बेहद सारे अज्ञात कारक थे। अगर कुछ भी गलत हुआ तो वे इसके कारण मर जाएंगे। इसके अलावा अगर चीजें कंट्रोल से बाहर होगी तो पीछे हटने की योजना नहीं थी। वे बेसिक रूप से अपने जीवन को भाग्यों के हाथों में सौंप रहे थे। शायद वह कुछ हवा लेने के लिए बाहर गया होगा। भाई आदर्श, हम यहाँ से आपका समर्थन नहीं कर पाएंगे, सावधान रहना, समीर ने उससे कहा। मैं ठीक रहूंगा, आदर्श ने जवाब दिया। आदर्श इधर उधर गया, लेकिन फिर भी आहन को नहीं ढूंढ पाया। उसे आहन के लिए थोड़ा दुख हुआ, क्योंकि उसने वादा किया था कि वह सबूत इकट्ठा करने के बाद पीछे हट जाएगा। लेकिन वे किसी तरह ऐसी स्थिति में आ गए थे जहां उन्हें एक असली पिरामिड का सामना करना पड़ा। अब तक कोई भी अपना दिमाग खो चुका होता। वह आहन को अलविदा कहना चाहता था, लेकिन वह आदमी शायद उससे दुश्मनी रखता था। वह शायद कहीं छिपा हुआ भी हो। उसे बेहोश करके घसीट कर ले जाने के मौके की तलाश में आदर्श थोड़ा ज्यादा समय तक रुका था। वह अब और इंतजार नहीं कर सकता था। आदर्श शैतान नगरी के बेस पर लौट आया, जो गांव में से 50 किलोमीटर दूर एक पहाड़ पर स्थित था। पहाड़ पर केवल कुछ सूखे पौधे बिखरे हुए थे। यह लगभग बंजर था। केवल कुछ सूखे तने, शाखाएं और जड़ें उभरी हुई थी। सूखी जमीन पर पुरानी जड़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। वे पहाड़ के आधे हिस्से में बिखरी हुई थी। आदर्श के कैंप में वापस आने पर ब्लू बैट जल्दी ही दिखाई दी। तुम कहाँ थे? ब्लू बैट ने पूछा। मैं कुछ खाना लेने गया था। मैंने तुम्हारे लिए भी कुछ बनाया है। आदर्श ने मुस्कुराते हुए ब्लू बैट की ओर एक प्लास्टिक बैग फेंका। ब्लू बैट ने असमंजस में प्लास्टिक बैग खोला। जब उसने बैग के अंदर मानव अंग देखे तो उसका चेहरा पीला पड़ गया।
बैग से खून बहकर जमीन पर गिर रहा था। वह तुरंत वहां से भाग गई। आदर्श हंसने लगा जब उन्होंने ब्लू बैट को दूर भागते देखा। शैतान नगरी के कुछ शिष्यों ने भी और सब देखा। वे सभी आदर्श को एक मनोरोगी की तरह देखते रहे और उससे बचने की पूरी कोशिश की। आदर्श हंस रहा था, तभी गहरे नीले रंग की पोशाक पहने वायलट घोस्ट दिखाई दिया। उसने ब्लू बैट को देखा जो डरकर भाग गई थी और एक मजाकिया मुस्कान के साथ कहा, लगता है कि आपको उसे सरप्राइज देने में मजा आता है। मैं बेहद ऊब गया हूँ। मैं कुछ समय से यहाँ हूँ, लेकिन कोई भी उन चीजों का आनंद नहीं लेता जो मैं करता हूँ। आदर्श ने जमीन पर धूल से ढके ऑर्गन्स को उठाने की जहमत नहीं उठाई। बेशक ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह उन्हें खा सके। शैतान नगरी के ज्यादातर मेंबर अपनी इच्छाओं से प्रेरित थे। उन्होंने बेहद सारे अपराध किए होंगे, लेकिन उनमें से ज्यादातर मानसिक रूप से बीमार नहीं थे। आदर्श अपने भेष में एक मनोरोगी की तरह काम कर रहा था। इस तरह भले ही वो कुछ अनुचित करे, लेकिन दूसरे लोग उस पर शक नहीं करेंगे। सौभाग्य से नॉर्थ डियर कुछ समय पहले ही शैतान नगरी में शामिल हुआ था, फिर भी उसने पहले ही अपनी प्रतिष्ठा बना ली थी। भले ही आदर्श ने गलती से एक फटा हुआ पैर दिखा दिया हो, लेकिन बाकी लोगों को शक नहीं होगा। लॉन्ग स्पैरो भी इनका प्रशंसक है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मुझे माफ करना कि मेरी भूख तुम्हारी तरह नहीं है, वायलेट घोस्ट ने कहा। लॉन्ग स्पैरो, अगर मुझे मौका मिला तो शायद मैं उसका दोस्त बन सकता हूँ। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे? आदर्श ने पूछा। हमारा मिशन यही खत्म हो गया है। उन्नास ने हमें समारोह के लिए फिर से इकट्ठा होने के लिए कहा है, लेकिन चूंकि आपके सभी लोग मर चुके हैं, इसलिए आप अकेले समारोह में भाग नहीं ले पाएंगे, वायलेट घोस्ट ने कहा। हाँ, भले ही मैं असफल हो गया हूँ, फिर भी मैंने चर्च को बहुत सब कुछ दिया जो मेरे पास था, आदर्श ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। मैंने इसके बारे में उन्नास को बता दिया है। आपने हमें मैजिक एसोसिएशन से बचने में भी हेल्प की, जिससे हम अन्य समूहों की तुलना में अंडरवर्ल्ड सम्राट मैंटा को जल्दी बुला पाए। यही कारण है कि हमें समारोह में भाग लेने और कोल्ड प्रिंस की पूजा करने की परमिशन दी जा रही है, वायलेट घोस्ट ने समझाया। तो अब क्या क्या तुम मुझे छोड़ दोगे या मुझे अपने साथ आने दोगे? आदर्श ने कहा। हमारे साथ शामिल हो सकते हो, लेकिन आप ब्लू बैट की तरह मेरे अधीन रहेंगे, वायलेट घोस्ट ने कहा। तुम्हारे अधीन? क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं भी आपकी तरह ही ब्लू डीकन हूँ, मुझे तुम्हारे अधीन क्यों रहना है? आदर्श ने नाराजगी भरे लहजे में कहा। तो मुझे डर है कि मैं आपको समारोह में नहीं ले जा पाऊंगा, वायलेट घोस्ट ने कहा। अब तुम मुझे धमका रहे हो? क्या तुम ऐसे किसी व्यक्ति के साथ व्यवहार करते हो जिसने तुम्हारी हेल्प की? आदर्श ने गुस्से से कहा। कोल्ड प्रिंस ने नियम तय किए थे। आखिरकार हम यह गारंटी नहीं दे सकते कि हम में से किसी को भी दूसरे विचार आ रहे हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि समारोह में भाग लेने वाले लोग मास्टर कोल्ड प्रिंस के प्रति पूरी तरह से वफादार हो, वायलेट घोस्ट ने कहा। आदर्श ने कहा, मैं कोल्ड प्रिंस के प्रति अपनी वफादारी की कसम ले सकता हूँ, लेकिन आप मुझे खेद है, मैं उससे ज्यादा महत्वाकांक्षी हूँ। वायलेट घोस्ट नाराज नहीं था। जब उसने आदर्श को विदा लेते देखा तो उसने कहा, अगर आपका मन बदल जाए तो आप मुझसे मिल सकते हैं। अलविदा, आदर्श ने कहा। आदर्श ने अपना सामान पैक कर लिया। यह स्पष्ट था कि वह जाने की योजना बना रहा था। सच तो यह था कि आदर्श जाने की योजना ही नहीं बना रहा था। वह वायलेट घोस्ट के प्रस्ताव को इतनी आसानी से स्वीकार नहीं कर सकता था। वायलेट घोस्ट को अपने आसपास के सभी लोगों पर शक था। उसे उन्नास के संपर्क में आने का मौका मिला, जो सीधे कोल्ड प्रिंस के अधीन था, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जब वायलेट घोस्ट किसी को उनसे मिलने के लिए ले जाए तो कोई समस्या ना हो। उस व्यक्ति को एक शापित कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर करना पड़ता था। क्या तुम जा रहे हो? ब्लू बैट ने पूछा। जब उसने आदर्श को सामान पैक करते देखा तो वह बहुत चक्की रह गई। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।